बैठा है, मां को कुछ नहीं आता है। क्यों? शिक्षा व्यवस्था से मां पूरी तरह से गायब है, क्योंकि पूरी शिक्षा व्यवस्था की डिजाइन ऐसे की गई है जिसमें मां का कोई रोल ही नहीं है। हम गुरुकुल की शिक्षा में सबसे बड़ा गुरु मां को मानते हैं, और यूरोपियन शिक्षा व्यवस्था, टीवी मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा गुरु मैकॉले हो गया, मां नहीं है। और वो मैकॉले हो गया जो मानता ही नहीं है कि मां में कोई आत्मा भी होती है, वो तो वस्तु है, यूज एंड थ्रो के लिए। तो ये एक छोटी सी बात मैंने थोड़ा विस्तार करके कही कि हमको हमारी शिक्षा व्यवस्था बदलनी है। तो क्या क्या बदलना है? भाषा बदलनी है, वो तो स्वामी जी ने कहा। भाषा के साथ हमें कंटेंट बदलना है, टेक्स्ट बदलना है, जो मां विरोधी है, स्त्री विरोधी है, महिला विरोधी है। इसके आगे हम चलेंगे तो विषय भी बदलने हैं हमको। आप में से मैथमेटिक्स पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी यहां बैठा हो जिसने एमएससी मैथमेटिक्स किया हो, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स में हम इतने विषय पढ़ते हैं जो जिंदगी में कभी काम नहीं आते। डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिक्स पढ़ते हैं, डायनामिक्स पढ़ते हैं, सब रद्दी और एकदम बेकार। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं जो किसी काम की नहीं है। शायद हां, कब से शुरू हो गया? 12th से शुरू हो गया। और तकलीफ की स्थिति, पहले एमएससी में होता था, बीएससी में, अब 12th से शुरू हो गया। तो आप सोचिए कि जो विषय जिंदगी में कभी काम नहीं आने वाले, मैंने डायनेमिक्स पढ़ा, मैंने स्टैटिक्स पढ़ा, मैंने इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा, मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा, आज तक मेरी जिंदगी में एक बार भी काम नहीं आया। तो मैं मेरे गणित के अध्यापकों को जब भी मिलता हूं पूछता हूं, आपने मुझे ये सब क्यों पढ़ाया? तो मेरे तो काम नहीं आया। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए। तो मेरे अध्यापक कहते हैं हमको किसी ने पढ़ाया, हमने तुमको पढ़ा दिया। तो भेड़िया धसान चल रहा है ये इस देश में। और मैं आपको विनम्रता से और ईमानदारी से बताता हूं, मेरी दादी ने मुझको ढैया पौना सवैया पढ़ाया था। ढैया पौना सवैया समझते? ये पुराने गांव के लोग ही पढ़ा सकते हैं, आजकल कॉन्वेंट वालों को तो कुछ समझ में नहीं आता ढैया पौना सवैया। मेरी दादी जो कभी स्कूल नहीं गई, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ी, एकदम हरफ निरक्षर, काला अक्षर भैंस बराबर अगर आप उसको कहना चाहें तो कह सकते हैं, उसने मुझे ढैया पौना सवैया के पहाड़े सिखाए, और वो रोज मेरे जिंदगी में काम आते हैं, हर समय मेरी जिंदगी में काम आते हैं। दादी स्वर्गवासी हो गई है तो भी मेरे काम आ रहे हैं, और अगले जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे काम आए। भारतीय गणित है ना ये। तो मेरा कहना है कि जो चीज जिंदगी भर काम आती है वो हम क्यों नहीं पढ़ाएं? स्त्रियों को सम्मान देने वाली बातें हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्यों ना हो? विषय हमारे ऐसे होने चाहिए, सारे विषय एक तरफ से ऐसे होने चाहिए जो स्त्री को सम्मान दे सके, क्योंकि गुरु हमारी मां ही है। तो स्त्रियों को सम्मान आ सके ऐसा टेक्स्ट बनाना है, ऐसा सिलेबस बनाना है। हमारे देश में हम एक जिम्मेदार नागरिक बने, ना कि किसी कंपनी के उपभोक्ता। आजकल एक सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है ना, सर्व शिक्षा अभियान का एक ही उद्देश्य है, हर व्यक्ति को एबीसीडी सिखाना। और एबीसीडी सिखाने के पीछे उद्देश्य क्या है? टीवी पर आने वाले विज्ञापन वो पढ़ सके, एल फॉर लक्स, पी फॉर पेप्सी, सी फॉर कोका कोला, ये बताना उसको। एबीसीडी बताने के पीछे एक ही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। वो कहते हैं ना साक्षरता साक्षरता साक्षरता, शिक्षा की बात नहीं करते, साक्षरता की बात करते हैं, ताकि विज्ञापनों में फर्क आप पढ़ सकें और एक अच्छी कंपनी के अच्छे उपभोक्ता बनकर अपनी जेब कटवा सकें और उस कंपनी की लूट बढ़ा सकें। तो हमें पूरी शिक्षा व्यवस्था जो कंज्यूमर बनाने के लिए मैकॉले हमारे यहां छोड़कर गया, इसको बदल देना है और एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनाने की शिक्षा व्यवस्था हमें लानी है। इसके लिए भारत स्वाभिमान का अभियान है और यही हम करें, ये हमारी अभीष्ट इच्छा है। धन्यवाद, आभार। ये तो एक ही विषय हुआ आपका अभी, और इसमें वो एक हम चीज और भी जोड़ना चाहते हैं। अक्षर की बात कर रहे थे ना अभी, ल मानी लक्स, सी मानी कोका कोला, और जो है अ मानी अपराध, श मानी शराब, ये सारे के सारे से बाहर निकाल के, जहां अभी तो शिक्षा में एक ही पक्ष लिया था, शिक्षा में ही चिकित्सा है। हमें जो चिकित्सा पद्धति पढ़ाई जाती है कि एमबीबीएस डॉक्टर बनता है, पूरी दुनिया मानती है कि चिकित्सा के
चिकित्सा क्षेत्र के, चिकित्सा शास्त्र के, चिकित्सा पद्धति के जो फोर फादर हैं, मूल गुरु हैं, वो कौन है? महर्षि चरक और सुश्रुत। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में जो एमबीबीएस डॉक्टर बनाए जाते हैं उनको चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी और शारंगधर का नाम तक नहीं पढ़ाया जाता, पतंजलि का नाम तक नहीं पढ़ाया जाता। ये पूरी चिकित्सा का पूरा शास्त्र और उसका पूरा इतिहास वो भी हमें बदलना होगा। हम एलोपैथ के, आयुर्वेद के डॉक्टर अलग अलग बनाएंगे, लेकिन एलोपैथ का चिकित्सक भी पैदा होगा तो ये मानेगा कि चिकित्सा के मूल गुरु तो भारत के ऋषि मुनि थे। ऐसी बात हम पैदा करना चाहते। तो एक इसमें जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में जो है अभी भाई राजीव जी ने बात कही, उसका एक थीम दिया, आपको एक चिंतन दिया, एक दिशा दी। ऐसे ही दूसरी बात जो मैं कह रहा था, कानून व्यवस्था, जो दूसरा पक्ष है। तो हमने जो 11 मुद्दे आपके सामने रखे थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वदेशी, ग्रामीण स्वावलंबन, जल प्रबंधन। जल प्रबंधन की एक छोटी सी तरकीब है, मैं इसलिए बता रहा हूं, इसका संबंध देश के 84 करोड़ लोगों की जिंदगी से है। एक जमीन में मात्र 10 फीट का एक खाई खोद करके 2 फीट गहरी, 2 फीट चौड़ी, 10 फीट गहरी, और पूरे जमीन का पूरे देश का पानी रोक सकते हैं, जो नदियों में 90 से 99% जो समुद्र में जा रहा है। और इस काम को मैंने कहा हमें सरकारों की भी जरूरत नहीं, हम तो देश के लोगों से चैरिटी से ही इस काम को करा सकते हैं। और इस देश के भारत को वैसा ही, भारत देश के गांव को वैसा ही समृद्ध और वैसा ही स्वावलंबी आत्मनिर्भर गांव बना सकते हैं जो कभी आजादी से पहले था। आज से 25-30 साल पहले गांव में 25-30 फीट नीचे पानी मिलता था। मैंने अपने गांव में 25 फीट नहीं 15 फीट नीचे से पानी खींच के पिया है। आज उस गांव में 150 फीट नीचे वाटर लेवल है और लोग भूख के कागार पर हैं। ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, उस गांव के लोगों ने मुझसे बहुत बार कहा, बाबा तू बहुत बड़ा हो गया, हमारे गांव में पानी तो दिलवा दे। मैंने कहा मैं ऐसा प्रबंध करना चाहता हूं जिससे मेरे हर गांव को पानी मिले, खाली तुम्हारे गांव की नहीं सोचता, मैं पूरे भारत के गांव की सोचता हूं, और ऐसा काम हम करके दिखाएंगे। तो ये मैं जल प्रबंधन की बात कर रहा था। ये काम बहुत आसान है, लेकिन किसी को पड़ी नहीं है। ये हमारे भारत के कुछ जिनको हम राजनेता कहते हैं उसमें से कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि लोग गरीब, बेबस, लाचार बने रहें, जिससे कि उनको ज्यादा दिनों तक गुलाम बनाया जा सके, शासन किया जा सके उन पर। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वदेशी, ग्रामीण स्वावलंबन, जल प्रबंधन, स्वच्छता, भ्रष्टाचार, टैक्सों में सुधार, सामाजिक न्याय, आध्यात्मिक राष्ट्र और 100% मतदान का अनिवार्य कानून। अब इसमें एक ये अलग अलग इतने गहरे मुद्दे हैं, एक एक बात के ऊपर चर्चा करेंगे तो घंटों लग जाएंगे। लेकिन एक विषय जो बहुत जरूरी है, सारे देश में एक बात कही जाती है, देश सबसे बड़ा नहीं होता। क्या बोला जाता है जब भी पॉलिटिकल लैंग्वेज में बोला जाता है? कानून सबसे बड़ा होता है, कानून से ऊपर कोई नहीं होता। कानून अपना काम करेगा। आप हर राजनेता को ये कहते सुनेंगे, ये कानून क्या है? कानून अंग्रेजों ने हमें लूटने के लिए, हमारा शोषण करने के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए, हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए बनाए थे। तो जो कानून हमें लूटने के लिए, हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए बनाए गए थे, वही कानून आज तक हम पर क्यों लादे जा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर थोड़ी सी देर में भाई राजीव जी देंगे। मैं एक 5-7 मिनट में कोशिश करता हूं ये बात कहने की। आप सबको एक पुरानी घटना याद दिलाता हूं, आप सब जानते हैं उस घटना को। हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा संघर्ष और सबसे पहला संघर्ष सन 1857 में हुआ। और ये संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या थी? जब अंग्रेजों ने इतनी लूटमार मचाई कि देश गरीब हो गया, कंगाल हो गया, जब अंग्रेजों ने इतने पुलिसिया अत्याचार किए कि हर आदमी त्राही त्राही करने लगा, जब अंग्रेजों ने किसानों से सारी जमीनें छीन ली, जब अंग्रेजों ने टैक्स लगाकर सारे स्वदेशी उद्योग खत्म कर दिए, जब अंग्रेजों ने भारत के लोगों को मार मार के ईसाई बनाना शुरू कर दिया, तब भारतवासियों का धैर्य चुक गया। हम भारतवासियों की एक विशेषता है, हम सोए हुए हाथी की तरह से हैं। जब तक हाथी सोता रहता है, 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 सोता रहता है। लेकिन जब वो चिंगाड़ के भागना शुरू करता है तो सबको रौंद देता है अपने नीचे।
भारतवासी भी वैसे ही हैं। हम अंग्रेजों के अत्याचार को 100 साल सहते रहे। अंग्रेजों ने अत्याचार करना शुरू किया 1757 से, जब से उनको कलकत्ता में अपना राज्य स्थापित करने का रास्ता खुला। आप जानते हैं ना, प्लासी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी के युद्ध के बाद जब से कलकत्ता में और बंगाल में अंग्रेजों की सरकार बनी, तब से अंग्रेजों ने अत्याचार शुरू किए। वो अत्याचार हम 100 साल तक सहन करते रहे। 100 साल तक हमने उफ नहीं किया। अंग्रेजों ने जो किया, हमने कभी उसके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश ही नहीं की। छुटपुट कहीं कोई विरोध होता था तो होता था। जब पानी हद से ज्यादा गुजर गया, कहते हैं नाक तक पानी आ गया, डूबने की स्थिति आई, तब भारतवासियों ने एक साथ विद्रोह किया। और वो विद्रोह इतना बड़ा था कि अंग्रेज घबरा गए। अंग्रेजों को कभी कल्पना नहीं थी कि जो भारतवासी 100 साल से उनके अत्याचार सह रहे हैं, वो एक साथ कभी खड़े हो जाएंगे। भारतवासी खड़े हो गए। 350 से ज्यादा स्थान ऐसे बने जहां क्रांति हो गई और अंग्रेजों की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया भारतवासियों ने। अंग्रेजों की सरकार खत्म कर दी। एक केंद्र था सतारा, नाम सुना? पूरा अंग्रेजों का साम्राज्य वहां से उखड़ गया 1857 में। दूसरा केंद्र था सांगली, फिर था कोल्हापुर, फिर था पूना, फिर पूरे भारत में ऐसे 350 से ज्यादा केंद्र थे जहां अंग्रेजों की सरकार खत्म हो गई और 3,65,000 अंग्रेज उसमें मारे गए। 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। यहीं हरिद्वार के नजदीक में एक मेरठ नाम का स्थान है, मुश्किल से यहां से कितना 70-80 किलोमीटर होगा। इस मेरठ स्थान से शुरू हुई थी क्रांति 10 मई 1857 को, और वो फिर पूरे देश में फैल गई। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मेरठ शहर से क्रांति की शुरुआत हुई और 350 शहरों तक वो क्रांति फैल गई 3 महीने में। 10 मई से शुरू हुआ, 10 मई से 10 जून, 10 जून से 10 जुलाई, 10 जुलाई से 10 अगस्त, 1 सितंबर तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अंग्रेजों की सरकार नहीं बची। एक भी अंग्रेज नहीं बचा। 3-3.5 महीनों में भारतवासियों ने अंग्रेजों का कत्लेआम कर दिया। जब भारतवासियों के सिर पर से गुजरती है ना, तो यही भारतवासी युद्ध के मैदान में किसी रणचंडी सा कमाल दिखाते हैं, तो साधारण भारतवासियों ने तलवारों से गर्दनें काट दी अंग्रेजों की। हसिया होता है ना, हसिया जिससे फसल काटी जाती है, उससे अंग्रेजों के गले काटे थे भारतवासियों ने। मेरठ में जाट किसान थे ना, ये सड़कों पर निकल आए थे और अंग्रेजों की छावनी के एक एक अधिकारी को हंसिए से काटा था, खत्म कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में 3,65,000 अंग्रेज मारे गए। कुछ 2-4 अंग्रेज जिंदा बच गए, वो भागकर किसी तरह से लंदन पहुंच गए। और वो भागे भी कैसे? उन्होंने अपने पूरे शरीर को काला किया ताकि वो भारतवासी लगे। चेहरे को काला किया, शरीर को काला किया, किसी तरह जिंदा बचने के लिए, और वो किसी तरह युक्ति लगा के भाग गए। वहां भागकर अंग्रेजों की संसद में उन्होंने सारी कहानी सुनाई कि भारत में तो विद्रोह हो गया, बगावत हो गई। तो अंग्रेजों की संसद में सबसे बड़ा प्रश्न आया कि आगे कभी भी ऐसा कोई विद्रोह ना हो भारतवासियों में, तो इसके लिए क्या क्या करना, दोबारा कभी भी ऐसा विद्रोह ना हो। तो कई अंग्रेजों ने अपने प्रधानमंत्री को कहा, जो उस समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, उसको पूछा गया कि क्या क्या करना फिर इसके लिए। तो प्राइम मिनिस्टर को एक तो ये पूछा गया कि हम तो अंग्रेज खत्म हो गए भारत में, तो उसने कहा चिंता मत करो, दोबारा हम फिर भारत में जाएंगे और भारत में हमारे कुछ मित्र और दोस्त हैं, उनकी मदद से भारत में फिर प्रवेश करेंगे। तो उनके मित्र और दोस्त कौन? हमारे लिए जो गद्दार, वो अंग्रेजों के मित्र और दोस्त। आपको मालूम है, इस हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कई परिवारों को राय बहादुर की पदवियां दे रखी थी। ये सारे के सारे राय बहादुर देश के गद्दार साबित हुए। सर भी देते थे, सर की पदवी, राय बहादुर की पदवी, नाइटहुड की पदवी, ये पदवियां लेने वाले सारे खानदान गद्दार निकले। उन्होंने अंग्रेजों की भरपूर मदद की। सबसे बड़ा परिवार जिसने अंग्रेजों की मदद की 1857 की बगावत के बाद, पटियाला का परिवार, जो आज भी जिंदा है, और उसी परिवार का एक आदमी मुख्यमंत्री बनता रहता है पंजाब का। बहुत शर्म आती है मुझे पटियाला वालों को ये कहते हुए, हमारे कुछ मित्र बैठे हैं यहां पटियाला के। पटियाला के नवाब खानदान ने, राजा खानदान ने
1857 की क्रांति के बाद क्रांतिकारियों की मदद नहीं की, अंग्रेजों की मदद की। और उन्होंने एक पत्र भेजा जिसकी फोटोकॉपी कभी भी मैं पूरे देश को दिखाऊंगा। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि आप चिंता मत करिए, अंग्रेजों को कहा आप चिंता मत करिए, वापस भारत में आइए, मैं आपको 20,000 सैनिक दूंगा और 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, आप फिर भारत में आकर अपना राज्य स्थापित करिए। तो पटियाला के नवाब के कहने पर अंग्रेज आ गए। इसी तरह जींद का एक नवाब था, हरियाणा में जींद राज्य था, वहां के नवाब ने अंग्रेजों की मदद की। फिर ग्वालियर का ये जो खानदान है, सिंधिया खानदान, इसने अंग्रेजों की मदद की। ऐसे भारत में एक सालार जंग खानदान है वहां का, हैदराबाद का, जिसको निजाम कहते थे हैदराबाद का, उसने मदद। ऐसे 10-12 बड़े परिवार थे जिन्होंने करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं अंग्रेजों को दी और अपने सैनिक भी दिए लड़ने को। तो उनकी मदद से अंग्रेजों ने वापस हिंदुस्तान में प्रवेश किया और क्रांतिकारियों का कत्लेआम किया। फिर 1 सितंबर 1857 से लेकर 1 नवंबर 1858 तक हिंदुस्तान के करीब करीब 7.5 लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने कत्ल कर दिया। और कैसे कत्ल किया? एक बिठूर नाम का छोटा सा शहर है कानपुर के नजदीक, वहां के 2 बड़े क्रांतिकारी थे इस देश में, नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे। ये दोनों क्रांतिकारियों के शहर के 24,000 लोगों को गोली से मार दिया या तलवार के मौत की घाट उतार दिया अंग्रेजों ने। 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक सबको खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। अपराध क्या था उनका? कोई अपराध नहीं था, बस एक ही अपराध था कि वो तात्या टोपे और नाना साहब पेशवा के शहर में रहते थे। तो अंग्रेज कहते थे ये सब बगावत करेंगे और क्रांतिकारी बनेंगे, इसलिए सबको कत्लेआम करो। और ये कत्लेआम अंग्रेजों ने भारत के पटियाला नवाब माने पटियाला राजा, जींद का राजा, ग्वालियर का सिंधिया खानदान, इनके सैनिकों की मदद से किया था। और ये सारे कत्लेआम पूरे देश में हुए। अंग्रेजों की सरकार फिर स्थापित हो गई। फिर अंग्रेजों की सरकार जब स्थापित हुई तो क्वीन विक्टोरिया ने एक ऐलान किया। 1 नवंबर 1858 को वो ऐलान भारत के बड़े बड़े अखबारों में छपा। उस जमाने में अंग्रेजी कोई अखबार निकलते थे, उनमें छपा। उस ऐलान में कहा गया कि आज के बाद भारत में कंपनी की सरकार नहीं चलेगी, कानून की सरकार चलेगी। माने 1 नवंबर 1858 तक कंपनी की सरकार चलती थी। कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर कानून की सरकार चलेगी, लेकिन वो कानून कौन बनाएगा? वो कानून अंग्रेजों की संसद बनाएगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी और उसके आधार पर यह देश चलाया जाएगा। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए बहस क्या हुई? ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस यह हुई कि कानून ऐसे बनाए जाने चाहिए कि सारे भारतवासी कभी भी दोबारा से खड़े ना हो सकें और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत ना कर सकें। तो सबसे पहला कानून जानते हैं क्या आया? सबसे पहला कानून, आपको हैरानी होगी जानकर, अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत हुई थी वो सशस्त्र बगावत थी, उसमें हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। अंग्रेजों ने सबसे पहला कानून बनाया कि भारत में हथियार वही रख सकेगा जिसके पास लाइसेंस होगा। लाइसेंस जिसके पास नहीं होगा वो हथियार रखने का अधिकारी नहीं होगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया? लाइसेंसिंग ऑफ आर्म्स एक्ट, ये पहला कानून बनाया। और इस कानून के आधार पर क्या किया गया? घर घर की तलाशियां ली गई। किसके घर में बंदूक है, किसके घर में हंसिया है, छुरा है, चाकू है, क्या क्या हथियार है, वो सब अंग्रेजों ने छीन लिए, क्योंकि अंग्रेजों को डर था इन्हीं हथियारों की मदद से भारतवासी दोबारा फिर बगावत कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लाइसेंसिंग ऑफ आर्म्स एक्ट बना के हथियार छीनने का कानून बनाया। और एक बार भारतवासियों के हथियार छिन गए तो भारतवासी कमजोर हो गए और वो कमजोरी इतनी भारी पड़ी कि अगले 90 साल तक फिर अंग्रेजों की गुलामी हमें सहन करनी पड़ी। ये एक कानून बनाया उन्होंने। ये कानून दुर्भाग्य से आजादी के 62 साल के बाद भी अभी चल रहा है इस देश में। मालूम है, हथियार वही रख सकता है जिसके पास लाइसेंस हो सकता है, और लाइसेंस देने का काम सरकार करती है। पहले काले गोरे अंग्रेजों की सरकार वो काम करती थी, अब काले अंग्रेजों की। लेकिन आजकल ऐसा दूसरा होता है राजीव भाई, शरीफ आदमी लाइसेंस लेकर के हथियार खरीदता है और जो गुंडा होता है वो बिना लाइसेंस वाला। तो अब उल्टा चल रहा है। तो एक कानून की मैंने मिसाल दी। दूसरा एक कानून अंग्रेजों ने बनाया
इंडियन पुलिस एक्ट बनाया वो ये कि हर भारतवासी कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ना करे, उसको मारकर, पीटकर, दबाकर, कुचलकर कंट्रोल करने के लिए एक एजेंसी चाहिए। तो पुलिस नाम की एक व्यवस्था उन्होंने खड़ी की। आपको मालूम है 1858 से पहले इस देश में कोई पुलिस नहीं थी। किसी भी राजा ने पुलिस नहीं रखी। आर्मी रखी, सेना होती थी, पुलिस नहीं होती थी, क्योंकि पुलिस की जरूरत नहीं थी। अपने ही लोगों को मारना, पीटना, दबाना, धमकाना ये कौन करता है? कोई राजा अपनी प्रजा को ये अत्याचार करेगा? लेकिन अंग्रेजों ने पुलिस बनाई जिसका नाम रखा इंडियन पुलिस एक्ट, और उसमें जो आधार दिया वो ये कि हर पुलिस वाले को राइट टू ऑफेंस होगा, किसी भी भारतीय नागरिक को राइट टू डिफेंस नहीं होगा। माने कोई भी अंग्रेज पुलिस अधिकारी किसी भी दिन गला पकड़ के आपको लाठी से मारने लगे तो आपको लाठी पकड़ने का भी अधिकार नहीं होगा, आप सिर्फ पिटते रहिए। और अगर उस पुलिस अधिकारी की लाठी आपने पकड़ ली अपना डिफेंस करने के लिए तो केस आपके खिलाफ बनेगा कि अंग्रेज अधिकारी को ड्यूटी करने से आपने रोका। जानते हैं आप, यही राइट टू ऑफेंस वाला कानून, इंडियन पुलिस एक्ट वाला, आजादी के 62 साल के बाद भी अभी भी चल रहा है। कोई पुलिस वाला सड़क चलते आपको रोक ले और आपके पैर में 2 लठ जमा दे, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और कोई पुलिस वाला तैश में आ जाए और निकाल के गोली मार दे तो भी आप उसको फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा सकते। हमारे देश में पुलिस एनकाउंटर में सैकड़ों लोग निर्दोष मारे जाते हैं और किसी पुलिस वाले को फांसी नहीं होती इस देश में। बहुत रेयर केस होते हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट भी आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो महाराज साहब इसको बोल दिया है कि पुलिस व्यवस्था खाकी वर्दी के सबसे बड़े गुंडे हैं जो इस देश में पल रहे हैं अंग्रेजों के। इसमें थोड़ा सा संशोधन करते हैं हम राजीव भाई। इसमें अच्छे पुलिस वाले यदि किसी अपराधी को गोली से मार देते हैं तो उनको जेल में ठोक दिया जाता है। जो किसी आतंकवादी को, किसी अपराधी को, किसी गुंडे को, कोई भैया, जो मुंबई में तो क्या बोलते हैं उनको सब, डॉन लोग, डॉन माफिया, डॉन को, माफिया को, डॉन को मारता है तो उसके ऊपर तो एक लगता है, लेकिन वो हिंदुस्तानी को मारेगा तो नहीं लगेगा, तब उसको एनकाउंटर मान लिया जाएगा। तो थोड़ा सा हमारे, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, पुलिस में अच्छे भी लोग हैं राजीव भाई लेकिन उन अच्छों की संख्या हमें बढ़ानी है। 1% से कम है अच्छों की संख्या, लेकिन वो अच्छे भी गलत कानून के नीचे रहकर मजबूर है। तो इसलिए उसमें अभी जैसे आर्म एक्ट वाली बात थी, आज हम अपनी सुरक्षा के लिए AK-47 लेना चाहे तो हमें नहीं मिलेगी, अपनी सुरक्षा के लिए लेना चाहे। और अपराधी सरेआम लिए घूमते हैं। इस देश में लाखों की संख्या में AK-47 है। किनके पास है? जो हमें मारने के लिए, हमें सुरक्षा के लिए हम नहीं रख सकते। तो ये इसमें ये नहीं कि हम इस कानून व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर देना चाहते, जंगल राज करना चाहते, इसमें संशोधन। अंग्रेजों ने ऐसी एक कानून बनाया, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें होती है ना, पहले वो काम करती थी। सरपंच होता था, गांव का प्रमुख होता था, पंचायत उसके साथ काम करती थी। जो काम ग्राम पंचायत करती थी, कभी जरूरत पड़े तो टैक्स लगाना, जरूरत पड़े तो उसको गांव के विकास के लिए खर्च करना, वो सारे अधिकार छीनकर एक कलेक्टर को दे दिए गए। और उस पोस्ट को DM कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं। और ये जिस कानून के तहत हुआ वो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, वो कानून वैसे का वैसा ही चल रहा है। एक डिपार्टमेंट है, इसमें थोड़ा सा एक बात मैं बीच में टोकूंगा। इंडियन सिविल सर्विस एक्ट में एजुकेशन का पूरा प्रबंध है, लेकिन आप एक आर्मी के अंदर ऑफिसर बनने के लिए आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। लेकिन ये इंडियन सर्विस एक्ट में कैरेक्टर कहीं खत्म सा है। हमें ऐसा करना चाहिए कि एजुकेशन के साथ में कैरेक्टर वो बराबर होना चाहिए। तो हमारे अभी भी पूरी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मैं दोनों ही व्यवस्थाओं से काफी अच्छी तरह से परिचित हूं। जो हमारे पुलिस और प्रशासन में जिनको तैनात किया जाता है उनके लिए ये बात सही है कि उनको अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन उसमें प्रबंधकीय ज्ञान के साथ साथ में मानवीय मूल्यों का, संवेदनाओं का एक बहुत गहरा समन्वय करने की आवश्यकता है। तो ये संशोधन
इसका मतलब ये न कोई सोचे कि ये सब जो है ये बाबा जी कोई ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां कानून, जहां व्यवस्था, हम उन व्यवस्थाओं को बदलना चाहते हैं जो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाने के लिए जो है, अभी भाई राजीव जी कह रहे थे कि बगावत ना कर सके, सिर ना उठा सके और आजादी की मांग ना कर सके, ऐसे कानून बनाए थे। उन कानूनों को बदलना चाहते हैं और इस देश का हर आदमी आत्मसम्मान के साथ जी सके, ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो ऐसे मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए, एक उदाहरण देके खत्म करूंगा। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, पीडब्ल्यूडी का नाम सुना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसका कानून बनाया। स्वामी जी जल की बात कर रहे थे, मैं उसी जल की बात कहने जा रहा हूं। 1857 के पहले हमारे देश का जो जल प्रबंधन था वो ग्राम पंचायत के हाथ में था। तालाब होते थे, कुआं होते थे, बावड़ी होती थी और कई राजाओं ने नहरें भी निकाली थी। आपको मालूम है सबसे ज्यादा नहरें इस देश में महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाई, सबसे ज्यादा नहर। अंग्रेजों से भी ज्यादा नहरें इस देश में महाराजा रणजीत सिंह की बनाई हुई हैं। उनको ये जल प्रबंधन का सबसे बड़ा ज्ञान था इस देश में। तो बहुत सारे राजा नहर भी बनवाते थे और ग्राम पंचायतें उनकी देखरेख किया करती थी, तालाब की, कुएं की, बावड़ी की, आदि आदि। ये सब अधिकार ग्राम पंचायत के अधीन था। जब तक ग्राम पंचायतें जल प्रबंधन का अधिकार रखती थी, इस देश के सारे तालाब लबालब भरे रहते थे पानी से। कभी पानी की कमी नहीं हुई इस देश में। और पानी ऐसा रहा कि 10 फीट पर खोदो तो पानी मिल जाए। हमने देखा, ये तो मैं वही बता रहा था। तालाब जब लबालब भरे रहेंगे तो कुओं का जल स्तर बना रहेगा, बावड़ी का जल स्तर बना रहेगा। बारिश तो अच्छी होती थी उस समय, आज भी। तो सारे तालाब, कुएं, बावड़ी, सारी व्यवस्था ग्राम पंचायत के अधीन थी, तो पंचायतें उनका रख रखाव करती थी, अच्छे से चलता था। अंग्रेजों ने ये सारा पंचायतों से छीनकर एक डिपार्टमेंट बना दिया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, और उनके हाथ में सब दे दिया। जब से ये हमारा जल प्रबंधन पीडब्ल्यूडी के हाथ में आया, सब सत्यानाश हो गया। तालाब सूख गए, बावड़ियां सूख गई, कुएं सूख गए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी वालों को क्या लेना देना किसी गांव के तालाब में जल भरा है या नहीं भरा है। उनको अपनी तनख्वाह और उनका टीए, उनका डीए, उनका एचआरए, इतने से ही लेना देना है, बाकी से क्या लेना देना, क्योंकि वो तो उस गांव में रहते नहीं। जो उस गांव में रहता है उसको दर्द होगा कि मेरा तालाब भरा हुआ है या खाली है। किसी दूसरे शहर का आदमी पीडब्ल्यूडी वाला जाता, उसको क्या लेना देना। तो अंग्रेजों ने ये एक एक चीजें छीन कर जो दे दिया अधिकारियों के हाथ में, उनके कारण सारा जल प्रबंधन इतना खराब हुआ है कि भारत में चेरापूंजी, जहां 150 इंच बारिश होती है, वहां पीने का पानी साल में 3 से 4 महीने मिलता नहीं है। एक बाल्टी 10 रुपए का खरीदना पड़ता है। चेरापूंजी, जहां 150 इंच बारिश होती है साल में, वहां पीने के पानी की समस्या हो गई है। गंगा नदी, जो कभी हमेशा 365 दिन साल में भरी बहती थी, आज उस गंगा नदी में इतना इतना पानी रह गया है, आप इधर से उधर जाके पार कर सकते हैं। सारी नदियां सूख गई हैं, तालाब सूख गए हैं, कुएं तो खत्म हो गए हैं, बावड़ियां तो अब कहीं दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई देती हैं तो खंडहर जैसी हो गई हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स किसी की कोई साथ समार नहीं करने जा रहा। अकेले दिल्ली शहर में 1857 से पहले 70 तालाब थे दिल्ली में। आज दिल्ली में 2-3 तालाब रह गए हैं बस। ये पीडब्ल्यूडी ने हमारे देश में कर दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि गांव के लोगों के हाथ की सारी व्यवस्थाएं छीनकर अपने हाथ में ले लिया और उनको बेदरकार छोड़ दिया। मैंने अंग्रेजों की सरकार के 250 साल पर एक वो एनालिसिस किया है। लगभग 200 साल अंग्रेजों की सरकार रही, तो 200 साल में अंग्रेजों के सारे खर्चे, जो सरकार के खर्चे हैं, इसमें मालूम है सबसे कम खर्चा है वो जल प्रबंधन का है। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। हर साल वो बजट बनाते थे और बजट इस देश के सामने, माने अंग्रेजों की सरकार के सामने प्रस्तुत होता था। तो आपको कल्पना एक बताता हूं, अगर 100 करोड़ रुपए का बजट होता था तो पानी का खर्चा कभी भी 1 लाख रुपए से ज्यादा उन्होंने नहीं किया। 100 करोड़ के बजट में अगर निकालेंगे तो 0.001% निकलेगा। इतना कम, माने कुल खर्चे का 0.01%, 0.001% पानी का खर्चा सबसे कम, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि यह देश प्यासा मरे
और इस देश के किसान फसल ना कर सकें, ताकि उनकी समृद्धि ना बढ़े, ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले जवान पैदा ना कर सकें। ये सारी साजिश के तहत हुआ। तो किसानों को